हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप झा। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जीवाश्म मानव के अंतर्गत ओरियोपिथेकस के बारे में। तो क्या है ओरियोपिथेकस, कहां से प्राप्त हुआ ओरियोपिथेकस का जीवाश्म, क्या क्या नाम रखा गया इस ओरियोपिथेकस जीवाश्म का, इसकी शारीरिक समानताएं क्या हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन है ओरियोपिथेकस और किस प्रकार से ये हम लोगों से अर्थात मानव से संबंधित पूर्वज हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, ओरियोपिथेकस को तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक तो आपका ओरियोपिथेकस हो गया, दूसरा जो इनको कहा जाता है वह कहा जाता है ओरियोपिथिकस। क्या कहा जाता है? एक ओरियोपिथेकस कहा जाता है, पिथेकस, और दूसरा नाम है इनका ओरियोपिथिकस, और एक और नाम से इनको जाना जाता है और वह नाम है आपका प्राप्लेयोपिथिकस। तो तीन अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ओरियोपिथेकस पे ही ज्यादा जोर दिया जाता है, यहीं से शुरुआत किया जाता है। हर जगह आप देखेंगे ओरियोपिथेकस ही नजर आएगा, कहीं कहीं आपको ओरियोपिथिकस भी नजर आएगा, कहीं कहीं प्राप्लेयोपिथिकस भी नजर आएगा। तो तीनों कौन है? तीनों एक ही है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ओरियोपिथेकस का जो जीवाश्म है वह सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था आपको 1870 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1870 ईस्वी में प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? तो यह उत्तरी इटली के टस्कनी क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ? तो यह उत्तरी इटली के टस्कनी एक जगह था, टस्कनी एक क्षेत्र था, जिस क्षेत्र से यह ओरियोपिथेकस का जीवाश्म प्राप्त हुआ। और यह मुख्यतः भूरे कोयले के निक्षेपों से प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था कि भूरे कोयले के जो निक्षेप थे टस्कनी क्षेत्र में, जो कहां पड़ता है? तो पड़ता है आपका उत्तरी इटली की तरफ। तो यहां से क्या होता है कि ओरियोपिथेकस का जीवाश्म प्राप्त होता है 1870 ईस्वी में। क्या हुआ? 1870 ईस्वी में। लेकिन इसका विवरण जो प्रस्तुत किया गया वह विवरण प्रस्तुत किया गया सन 1872 में। कब किया गया? सन 1872 में किया गया, 1872 में किया गया, और ग्रीवेस महोदय के द्वारा किया गया। इनके द्वारा किया गया, तो ग्रीवेस महोदय के द्वारा जो है इस ओरियोपिथेकस के जीवाश्म का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। आइए इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो सन 1958 में 1958 में क्या होता है कि इटली में ही एक ओरियोपिथेकस का पूर्ण जीवाश्म प्राप्त हुआ। क्या होता है कि पूर्ण जीवाश्म प्राप्त होता है। यदि काल निर्धारण की बात की जाए तो इस पूर्ण जीवाश्म का जो काल निर्धारण किया गया वह काल निर्धारण किया गया मध्य मियोसीन काल। क्या किया गया? तो इसका जो काल निर्धारण किया गया वह किया गया मध्य मियोसीन काल। तो क्या है मध्य मियोसीन काल, इसको आप समझ लीजिए। तो कहने का अर्थ यह हो गया कि आज से लगभग 10 मिलियन वर्ष पूर्व या 100 लाख वर्ष पहले, ठीक है, 100 लाख, 10, 20, 50 लाख नहीं, 100 लाख से पहले जो है इनका काल निर्धारण किया गया, अर्थात ओरियोपिथेकस का काल निर्धारण किया गया। अगर बात की जाए इनके नामकरण का, तो इनका जो नाम है वह डॉक्टर हरजेलर एवं डिटेरा महोदय के द्वारा इस ओरियोपिथेकस का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ, इस जीवाश्म का नाम रखा ओरियोपिथेकस बाम्बेली या बाम्बोली। कहीं कहीं पे आपको ओरियोपिथेकस बाम्बेली लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं कहीं पे बाम्बोली लिखा हुआ नजर आएगा। तो दोनों ही क्या है? समान है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यही जीवाश्म है। इसी तरीके का जीवाश्म जो है ओरियोपिथेकस बाम्बोली का प्राप्त हुआ था, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो हरजेलर एवं डिटेरा के द्वारा इसका नामकरण क्या किया गया? ओरियोपिथेकस बाम्बोली इसका नाम रखा गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इस ओरियोपिथेकस के शारीरिक लक्षणों की। तो कैसा था शारीरिक लक्षण, इसको देख लीजिए। ओरियोपिथेकस का जो शारीरिक लक्षण था वह तीन तरह से अलग अलग समानता प्रकट करता है, जिसमें से इसके जो शारीरिक लक्षण है वह पुरातन जगत के बंदर के भी समान दृष्टिगोचर हुए हैं। पहला यह हो गया। दूसरा शारीरिक लक्षण होमोनिड्स के समान देखने को मिले,
और तीसरा जो शारीरिक लक्षण मिला वह देखने को मिला ऐप के समान। किसके समान? तो ऐप के समान, अर्थात ऑरियोपिथेकस इन तीनों से समानता रखता है, पुरातन जगत के बंदर से, दूसरा आपका होमोनिड से, और तीसरा ऐप से। तो आइए अब इसको जो हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि पुरातन जगत के बंदर के साथ वह कैसे समानता रखता था, किस कारण से इसके साथ इसका समानता जोड़ा गया है, और किस कारण से होमोनिड के साथ समानता जोड़ा गया है, और किस कारण से ऐप के साथ समानता जोड़ा गया है। तो आइए विस्तार पूर्वक इस तीनों को हम लोग समझते हैं। ओरियोपिथेकस का जो पहला शारीरिक लक्षण है वह आपका पुरातन जगत के बंदर के समान है। किसके समान है? पुरातन जगत के बंदर के समान। तो आखिरकार ओरियोपिथेकस को ऐसा क्या है जिस कारण से यह जो है पुरातन जगत के बंदर से समानता रखता है? तो ये इसको समझ लीजिए। देखिए, पुरातन जगत के बंदर से इनकी समानता का तात्पर्य हो गया, ओरियोपिथेकस की जो समानता है वह है आपका चवर्णक दांत अर्थात मोलर की संरचना के अध्ययन से। किसके अध्ययन से स्पष्ट होता है? तो चवर्णक दांत अर्थात मोलर की संरचना के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ओरियोपिथेकस की जो शारीरिक समानता है वह पुरातन जगत के बंदर के समान है। देखिए, मनुष्य में कुछ इस तरीके का आपका चवर्णक और मोलर, जिसको कहा जाता है मोलर दांत कहिए या फिर चवर्णक दांत कहिए, तो इस तरीके का होता है। यह मनुष्य का है और इसके आधार पर ही अर्थात इसी दांत के अध्ययन के आधार पर जो है यह स्पष्ट किया गया कि पुरातन जगत के बंदर से ओरियोपिथेकस जो है समानता रखता है। दूसरा है आपका होमिनिड के समान शारीरिक लक्षण। किसके समान? तो होमिनिड के समान शारीरिक लक्षण। तो क्या है होमिनिड के समान शारीरिक लक्षण? तो ओरियोपिथेकस की हाथ एवं पैर की, हाथ एवं, दो बार यहां पे लिखा गया था, इसको मिटा दे रहा हूं। तो हाथ एवं पैर की हड्डियां जो है होमिनिड से क्या करती है? समानता रखती है। अर्थात शारीरिक समानताओं में जो हाथ एवं पैर की हड्डियां हैं ओरियोपिथेकस की, जो अध्ययन से पता चला वह किसके समान है? तो होमिनिड के समान है, जिस कारण से ओरियोपिथेकस को होमिनिड के अंतर्गत जब अध्ययन किया गया तो वह किससे समानता रखा शारीरिक रूप से? होमिनिड से। तो दो हो गया आपका। एक क्या है? तो पुरातन जगत के बंदर के समान शारीरिक लक्षण है और ओरियोपिथेकस का। दूसरा है आपका होमिनिड के समान शारीरिक लक्षण, और तीसरा है ऐप के समान शारीरिक लक्षण। क्या है? ऐप के समान शारीरिक लक्षण है। तो क्या क्या शारीरिक लक्षण है ऐप के समान, उसको देख लीजिए एक करके। तो निम्नलिखित ये सभी समानताएं हैं। पहला है आपका हाथ पैर की तुलना में लंबी। देखिए, जब हम लोग लेक्चर लिए थे मानव एवं ऐप में अंतर का, तो वहां पे हम लोगों ने एक तरफ ऐप को रखा था, दूसरी तरफ मानव को रखा था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हाथ एवं पैर की तुलना में क्या होता है? हाथ जो है पैर की तुलना में लंबी होती है। किसमें? तो ऐप में होती है। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये लक्षण किसमें विद्यमान थे? ओरियोपिथेकस में विद्यमान थे। दूसरा जो लक्षण है जो इसे ऐप से समानता रखवाती है वह है मस्तिष्क का घनत्व 275 से 530 घन सेंटीमीटर। कितना? तो 275 से 530 घन सेंटीमीटर। तो यह मस्तिष्क का जो घनत्व हो गया, इसे करोटिधारिता भी कहा जाता है। तो दोनों ही समान है। तीसरा जो लक्षण है वह है आपका अधिनेत्र गुहा कटक, जिसको क्या कहा जाता है? सुप्रा ऑर्बिटल रिज कहा जाता है, बहुत भारी। तो ये अधिनेत्र कटक गुहा जो है, या अधिनेत्र गुहा कटक बहुत भारी है, अर्थात सुप्रा ऑर्बिटल रिज जो है वो बहुत भारी है। अब क्या होता है सुप्रा ऑर्बिटल रिज? तो इमेज में आपको दिख रहा होगा। देखिए, यह जो है जो हमारा भौं है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी हड्डियां हैं, तो यह जो है बाहर की ओर निकली हुई रहती है और भारी होती है। तो यह हम लोगों का सुप्रा ऑर्बिटल रिज है। हालांकि मानव में सुप्रा ऑर्बिटल रिज बहुत ना तो अत्यधिक बाहर की ओर निकला हुआ है, ना ही विस्तृत ज्यादा है, ना ही भारी ज्यादा है। तो यह आपको जो दिख रहा है सामने, तो यह आपका क्या हो गया? सुप्रा ऑर्बिटल रिज हो गया, इमेज में जो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ सामने वाला जो दिख रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर ये आपका फ्रंटल बोन हो गया, और ये क्या हो गया? सुप्रा ऑर्बिटल रिज हो गया, जो कि ओरियोपिथेकस में बहुत भारी थे, जिस कारण से इसे किसमें
इसके जो शारीरिक समानता है किससे स्पष्ट हुआ? एप से हुआ। अगला जो है आपका वह है चेहरा छोटा। चेहरा क्या है? बहुत ही छोटा था, जिस कारण से ओरियोपिथेकस की समानता किससे स्थापित की गई? एप से स्थापित की गई। अर्थात जो है ओरियोपिथेकस इन तीनों से अपनी शारीरिक समानताएं स्थापित करता है। ओरियोपिथेकस का जो वर्गीकरण है, इसको वर्गीकरण के दौरान अलग अलग मानव शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग मत दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया, ये उसको समझते हैं। तो ओरियोपिथेकस का जो वर्गीकरण है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ओरियोपिथेकस में जो शारीरिक लक्षण है उसमें क्या है कि भिन्नता है। तो इस शारीरिक भिन्नता के कारण क्या हुआ कि ओरियोपिथेकस का वर्गीकरण के संबंध में मानव शास्त्रियों द्वारा अलग अलग मत दिया गया। क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि अभी पढ़ा कि इसका जो शारीरिक लक्षण है वह पुरातन जगत के बंदर से भी मेल खाता है या होमिनिड से भी मेल खाता है, और साथ ही साथ इसके जो शारीरिक लक्षण है वह एप से भी समानता रखता है। तो इतना अधिक विचित्र तरीके का जो शारीरिक लक्षण है, इस कारण से इसका जो वर्गीकरण करने की बात आई तो अलग अलग मानव शास्त्रियों के द्वारा अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया गया। तो आइए हम लोग एक एक करके उसको देख लेते हैं कि ओरियोपिथेकस का मानव शास्त्रियों के द्वारा किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला नाम आता है एल्विन साइमन का। देखिए, जो भी नाम आता है ये सभी मानव शास्त्री हैं। आपको अपने आंसर राइटिंग के दौरान इन सभी का नाम लिखना है। कहने का अर्थ यह हो गया कि आप लोग इसे क्या करें, याद कर लें। एल्विन साइमन, ठीक है। तो एल्विन साइमन महोदय ने क्या किया कि इस ओरियोपिथेकस को किसके अंतर्गत रखा? तो इन्होंने कहा कि यह सर्कोपिथेकोइडिया परिवार का सदस्य है। किस परिवार का सदस्य है? तो एल्विन साइमन महोदय के अनुसार यह जो है आपका सर्कोपिथेकोइडिया परिवार का सदस्य है। तो क्या है सर्कोपिथेकोइडिया? तो जब हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत में मानव का स्थान, तो वहां पे हम लोगों ने सर्कोपिथेकोइडिया के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो आप एक बार उसे रिवीजन कर लें और पूरा देख लें कि सर्कोपिथेकोइडिया परिवार के सदस्य की क्या क्या शारीरिक समानताएं हैं। दूसरा है स्ट्राउस के द्वारा। स्ट्राउस महोदय, यह भी जो नाम है, यह नाम है आपका मानव शास्त्री का नाम है। तो स्ट्राउस ने इसे अर्थात ओरियोपिथेकस को होमोनिडिया के अंतर्गत किस परिवार में रखा? तो ओरियोपिथेसीडा परिवार के अंतर्गत रखा। अर्थात स्ट्राउस ने माना है कि यह जो ओरियोपिथेकस है यह होमोनिडिया के अंतर्गत ओरियोपिथेसीडा परिवार का सदस्य है। तीसरा जो नाम आता है वह नाम आता है हॉवेल्स का। किनका नाम आता है? हॉवेल्स महोदय का नाम आता है। और हॉवेल्स महोदय के अनुसार किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है उसको समझिए। देखिए, हॉवेल्स के अनुसार क्या है कि ओरियोपिथेकस को होमोनिड कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह होमोनिड अथवा मानव का पूर्वज था। देखिए, हॉवेल्स महोदय कहते हैं कि यदि हम कह दे रहे हैं कि ओरियोपिथेकस होमोनिड परिवार का सदस्य है, तो इससे यह नहीं साबित हो जाता है कि यह मानव का बिल्कुल ही पूर्वज था। देखिए, ऐसा कहने का तात्पर्य मात्र यह है कि यह प्राइमेट के पुरातन समूह का सदस्य रहा होगा। इनका कहना है, हॉवेल्स महोदय का कहना है कि इसको कहने का तात्पर्य यह है कि होमोनिड जो हम बता रहे हैं इसे ओरियोपिथेकस को, इसका जो तात्पर्य है बस इतना है कि यह प्राइमेट के पुरातन समूह का सदस्य रहा होगा और यह पुरातन प्राइमेट समूह मानव का पूर्वज रहा होगा। इनका कहना है कि शायद यह मानव का सीधा पूर्वज नहीं रहा होगा। क्या कहते हैं? हॉवेल्स महोदय कहते हैं कि यह जो है मानव का सीधा पूर्वज नहीं रहा होगा, बल्कि उसके उपशाखा का एक विचित्र सदस्य रहा होगा। देखिए, यहाँ पे विचित्र सदस्य क्यों कह रहे हैं हॉवेल्स महोदय? क्योंकि ओरियोपिथेकस की जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना बिल्कुल ही विचित्र है। कुछ शारीरिक समानताएं एप से मिलता है, कुछ होमिनिड से मिलता है और कुछ पुरातन जगत के बंदर से मिलता है। तो इस तरह का विचित्र जो शारीरिक संरचना है, इसलिए हॉवेल्स महोदय ने क्या कहा कि शायद यह मानव का सीधा पूर्वज नहीं होगा, बल्कि यह उसके उपशाखा का एक विचित्र सदस्य रहा होगा। ओरियोपिथेकस के वर्गीकरण के संबंध में कुछ मानव शास्त्रियों का
जो मत है यह मानना है कि ओरियोपिथेकस को होमिनिड के समानांतर विकास रेखा का सदस्य माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ओरियोपिथेकस के वर्गीकरण के संबंध में मानव शास्त्रियों के बीच जो है वह एक समान न होकर के भिन्न भिन्न मत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। देखिए, इसका निष्कर्ष बहुत ही साधारण से शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल करके बेहतर लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ओरियोपिथेकस की उद्विकासीय स्थिति विवादास्पद है। जिससे क्या पता चल जा रहा है कि आपने एक नपे तुले शब्दों में ओरियोपिथेकस के बारे में सारा कुछ बतला दिया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ओरियोपिथेकस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।